नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम बीपीओ की क्लासेस चलाए हुए हैं, लगभग 10-12 क्लासेस वहां पे हो चुके हैं और हमने ये तीसरा टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं, जिसकी लास्ट वीडियो है और 5वीं वीडियो इसकी है, जो कि है पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो आज इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये वाला टॉपिक जो होगा 5 वीडियो में कंक्लूड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले, जो इसकी लास्ट क्लास है, शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारे बीपीओ के जो पेड ग्रुप है, जिसमें हमने बोला हुआ है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसके नोट्स देंगे, साथ साथ यूपीजी के और कंप्यूटर के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, जो भी बीपीओ के होंगे पेपर से पहले। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे नीचे टेलीग्राम आईडी का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या नीचे पट्टी लगी हुई है, वहाँ पे आप जाके कॉन्टेक्ट करके पेमेंट करके और हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को, जो कि वित्तीय प्रबंधन का आज लास्ट क्लास है। पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन आज एंड हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत चार्टर पढ़ना है या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे, क्या पढ़ना है तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोत। ठीक है, तो हम जीपीडीपी पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, अब इससे हम आगे देखते हैं जीपीडीपी, तो योजना बनाना है। अब योजना बनाएंगे जीपीडीपी, तो पहली बात तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायतों के स्रोत क्या है पैसा इकट्ठा करने के, तो हम उसके बारे में चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, वो ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोत, इसको क्या बोलते हैं, ओएसआर। ओएसआर मतलब ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। ठीक है, अर्थात पंचायतों के स्वयं के आय। देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थात पंचायतों के स्वयं के आय। पंचायतें स्वयं के प्रयास से आय सृजित करती हैं। अब कैसे करती हैं, पंचायतें सुविधा एवं सेवाओं, देखिए पंचायतें सुविधा एवं सेवाओं के बदले अपने पंचायत सीमा के भीतर नागरिकों से उसकी सहमति से कर या शुल्क वसूल सकती हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर जीपीडीपी उनको बनाना है तो कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करेंगी, तभी ना वो जीपीडीपी को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, क्योंकि बिना पैसे का तो योजना चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसमें वही दिया हुआ कि किस किस तरह से पंचायतें अपना पैसा जनरेट कर सकती हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया। अब ओएसआर की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ओएसआर की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ओएसआर की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन कि पंचायत उन प्राथमिकताओं योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से लाएगी जिसका कोई स्कीम नहीं। जिससे देखिए अगर ओएसआर नहीं होगा तो मान लिया राज्य सरकार या केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है और मतलब कि ग्राम पंचायत को किसी दूसरी योजना का मतलब कि कुछ और योजना क्रियान्वयन करना है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी योजना नहीं चला रही है, ना भी कोई फंडिंग कर रही है। तो अगर उसको पंचायत को करना है तो उसको अपना स्वयं का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, तभी वो उस कार्यक्रम को पूरा कर सकती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि पंचायत उन प्राथमिकताओं योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से लाएगी जिसके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो इसीलिए इसका सृजन किया, इसको बनाया गया है कि वो कैसे शुल्क वसूल सकती है। ठीक है, इनके लिए 2 प्रकार के आय के स्रोत निर्धारित किए गए हैं। तो 2 प्रकार के आय के स्रोत क्या है, करारोपण से आय के स्रोत और गैर कर आय स्रोत। ठीक है, करारोपण से आय के स्रोत और गैर आय स्रोत। ठीक है, तो अब ओएसआर के संबंधित आय के स्रोत। अब देखिए ओएसआर से संबंधित आय के स्रोत हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि नए घरों के निर्माण में शुल्क, जो अगर कभी मैंने ग्राम पंचायत के अंदर कोई नया घर बन रहा है तो पंचायत चाहे तो उसके ऊपर शुल्क लगा सकती है कुछ, ग्राम सभा की अनुमति से। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको शुल्क लगाना है तो सबसे प्रथम ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। और आपको हमने पिछली वीडियोस में जब हमने ग्राम सभा ग्राम पंचायत पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ग्राम सभा के अंदर से ही कुछ लोग ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, मतलब ग्राम सभा बड़ी निकाय है और ग्राम पंचायत छोटी। ठीक है, तो ग्राम सभा का आपको अनुमति लेना होगा, तभी आप शुल्क या कर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट देखते हैं, ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले व्यवसाय पर कर। मान लीजिए कहीं पे ग्राम पंचायत है, वहां पे कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी चीज का प्लांट लगा दिया है, जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर लगा देता है या कुछ चीज का प्लांट लगा दे रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो वहां से आप कर ग्राम पंचायत लगा सकती है। बाजार में मेला उत्सव, देखिए लगता नहीं है गाँव में कि मेला लग जाता है, तो वहां पे कर लगा सकते हैं। जो दुकानदार वहां पे लगाएंगे वहां उसमें से कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत को भी देंगे, वहां पे साफ सफाई करने के लिए, या मेला कहाँ पे लगेगा उसका जो भी स्थान है उसका निर्धारित करने के लिए, सफाई करने के लिए वो रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब आरओ वाटर के लिए सांकेतिक स्तर पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए। अब मान लिया कोई ग्राम पंचायत बहुत ही मॉडिफाइड हो गई, तो वो क्या कर सकती है कि अपने यहाँ आरओ का प्लांट लगा सकती है और उसके साथ साथ ग्राम वासियों को आरओ के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, मतलब वितरण कर सकती है और उससे कुछ पैसा शुल्क के रूप में ले सकती है। तो वही लिखा हुआ है चौथे पॉइंट में। 5वां है कि सड़क के किनारे दुकान बनाकर
किराया वसूलना। ग्राम पंचायत जैसे मान लें कि सड़क के किनारे ग्राम पंचायत है और सड़क के किनारे ग्राम पंचायत की जमीन खाली है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकती है ग्राम पंचायत की, उसमें निर्माण कर दे घर, रूम मतलब कि एक दुकान नुमा निर्माण कर दे, और जो भी इसको किराए पे लेगा वो ग्राम पंचायत को शुल्क के रूप में देगा, तो वही है, और वो भी रेवेन्यू का सोर्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व संहिता के नियमों का पालन करते हुए तालाब के पट्टे पर देकर शुल्क वसूलना। जैसे मान लीजिए देखिए कि अगर कोई भी ग्राम सभा के अंदर कोई मान लीजिए एक दो तालाब तो रहता ही है, अब एक दो तालाब को वो पट्टे पे दे सकती है। मतलब किस तरह के पट्टे पे, कि मान लिया किसी को ठेके पे दे दिया कि आप यहाँ पे मछली पालन कीजिए और हमको इतना पैसा दीजिए, लेकिन वो भी शर्त है कि राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार उसको करना पड़ेगा पट्टा आवंटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां जो पॉइंट है, पानी की टंकी का निर्माण करना, जल आपूर्ति का शुल्क वसूलना, ठीक है। तो अगर पानी की टंकी का निर्माण होता है तो अगर सप्लाई करती है पानी तो उसके लिए भी टैक्स लगा सकती है पंचायत। 8वां है कि ग्राम पंचायत की सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों पर कर लगा सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये भी है कि अगर ग्राम पंचायत की सड़क तो गांव के चलने के लिए बनी हुई है, लेकिन अगर उसमें से भारी वाहन जैसे ट्रक और चल रही है तो उसके लिए भी वो वसूली कर सकती है कि हाँ आप इतना पैसा दीजिए तभी आप इस सड़क से जा सकते हैं। तो ये सब अधिकार हैं ग्राम पंचायतों के, ठीक है। वैसे देखिए धरातल पर कुछ होता नहीं है, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल बात हो रहा है ना कि प्रैक्टिकल ये सब नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा बंजर भूमि पर किराए पर देकर शुल्क लिया जाता है। देखिए ये तो होता है, ग्राम पंचायत की भूमि को देखिए प्रधान देने देते हैं कि लीज पे दे देते हैं, बंजर भूमि पे कुछ दिन के लिए लीज पे दे दिया कि आप यहाँ पे कुछ कार्य कर सकते हैं, तो इस तरह से बंजर भूमि पर किराए पर देकर शुल्क वसूल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत पशुओं से ग्राम पंचायत के वन वृक्ष पौधे आदि के नुकसान पर शुल्क वसूला जा सकता है। जैसे मान लिया कहीं पे ग्राम पंचायत ने कोई पेड़ लगाया, मतलब अपने जीएस की जमीन पे या बंजर जमीन पे, जो भी जीएस ग्राम पंचायत की जमीन है उस पे कुछ ने वृक्ष लगाया, पौधा लगाया, अब किसी का जो निजी पशु है वो जाके उसको चर लेता है तो उसके ऊपर वो फाइन लगा सकता है, कि अगर करा तो फाइन लगा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका अधिकार है ग्राम पंचायत वो कर सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय पर करारोपण। अब देखिए जो नई योजना आई हुई है कि सरकार चाहती है कि लगभग सभी गांवों में पुस्तकालय बनाए जाएं, ठीक है। तो अगर मान लिया ग्राम पंचायत पुस्तकालय बनाते हैं सचिवालय भवन में, तो पुस्तकालय बनाती है तो लोग पढ़ने आएंगे, अब पढ़ने आएंगे लोग तो कुछ नॉमिनल सा फीस वहां पे रख सकती है कि 20-30 रुपया लाइट का चार्ज, या वाईफाई कुछ दे, या बुक जो किताबें हैं उसके रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए कुछ नॉमिनल सा फीस लगा सकती है। तो वही है पुस्तकालय पर करारोपण, मतलब पुस्तकालय बनाकर उस पर करारोपण लगा सकती है, जिससे कि लड़के पढ़ने आए तो उनको भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ईंट के भट्टों से शुल्क वसूली, ठीक है। तो अगर कोई ईंट का भट्टा लगाया हुआ है तो प्रदूषण हो रहा है तो उसके ऊपर वो कर लगा सकती है कि हाँ आप इतना दीजिए, एक तरफ से मुआवजे के तौर पे, ठीक है। बारात घर पर शुल्क वसूली। ये देखिए आमंत्रण होता है कि अगर पंचायत भवन बना हुआ है तो वहां पे किसी की बारात रुकती है तो वहां पे पंचायत कर लगा सकती है, कि बोल दे कि 400-500 जो भी रखना चाहे वो रख सकती है, कि अगर बारात रुकना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे साफ सफाई तो कराना पड़ेगा ना। अब देखते हैं कूड़ा कचरा के प्रबंधन पर शुल्क वसूली, ये भी कर सकती है। जन सेवा केंद्र द्वारा शुल्क। अब देखिए जन सेवा केंद्र आपको पता है ना कि अब कॉमन सर्विस सेंटर लगभग सरकार सभी गांवों के पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर रही है, तो वहां पे जन सेवा केंद्र जो चल रहा है उससे भी कर वसूल सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सौर पैनल लगाकर लाइट सप्लाई कर वसूली। जैसे देखिए अगर क्या हुआ कि अगर कहीं पंचायत की जमीन जो जीएस की जमीन है खाली है, अब पंचायत क्या करती है कि वहां पे ढेर सारा सोलर पैनल लगा देती है, ठीक है, सोलर पैनल लगा देती है, अब उससे वो विद्युत जनरेट कर रही है, अब विद्युत जैसे कि और उसके बाद सारा कनेक्शन सारे गांव वालों को दे रही है, तो अब वो चाहे पंचायत तो उस कनेक्शन के बदले में कुछ शुल्क भी ले सकती है कि हाँ हम कनेक्शन दे रहे हैं, जब लाइट नहीं रहेगी तो आपके यहाँ सोलर पैनल से लाइट पहुंचाया जाएगा और आप उसका कर दीजिए। तो वही लिखा हुआ है कि सौर पैनल लगाकर लाइट सप्लाई कर शुल्क वसूली। ये भी एक ओन रेवेन्यू में आता है, मतलब कि पंचायतों के स्वयं कर में आता है, मतलब कि इससे राजस्व जनरेट पंचायत का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पॉइंट, सामुदायिक भवन पार्क आदि से सार्वजनिक उपयोग से आय का अर्जन, तो ये भी कर सकती है आप। अब आगे देखते हैं ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब दो तरह के, मतलब कि स्वयं के कर, मतलब कि पंचायतों के जो स्वयं के कर है वो दो तरह से वो वसूल सकती है, एक गैर कर आय स्रोत और एक करारोपण आय स्रोत, ठीक है। अब ये कहा दिया पंचायत, ये दोनों कहाँ दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है आपका, देखिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ दिया हुआ है, जो इसका मतलब कि कर वसूलने का जो शक्ति दिया हुआ है पंचायतों का, ये कहाँ पे दिया हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो ये दिया हुआ है आपका, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए
ये दिया है पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 37, देखिए धारा 37 के तहत दिया गया है। तो पंचायती राज अधिनियम के 1947 के धारा 37 के तहत वसूल सकती है, ठीक है, ग्राम पंचायतें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का, यहाँ पे 1961 की, देखिए 1961 का अधिनियम है ये 1961। तो देखिए अब क्या ग्राम पंचायतें किस धारा के तहत वसूल सकती है, किस अधिनियम के तहत? तो ग्राम पंचायतें अपना स्वयं का कर यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के तहत वसूल सकती है। आपको याद रखना है धारा, कि पूछ सकता है कि पंचायतें अपने स्वयं का आय का स्रोत का अर्जन पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा किसके तहत अर्जित किया सकता है? तो वहां पे दिया रहेगा ऑप्शन में धारा 37, धारा 47, धारा 27, धारा 17। तो आपको क्या लगाना है? धारा संख्या 37, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत द्वारा कर का मतलब कि संग्रहण करना, तो किस धारा के तहत? तो ये है आपका यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 131 के का के तहत। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 131 के का के तहत। अब जिला पंचायत किसके तहत वसूल सकती है? तो जिला पंचायत भी वही जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 के तहत। तो आपको याद करना है ग्राम पंचायत नियम 1947 की धारा 37 के तहत पंचायत कर सकती, ग्राम पंचायत कर सकती है। क्षेत्र पंचायत 1961 के अधिनियम की धारा 131 के का के तहत, और जिला पंचायत धारा 119 के तहत जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 में जो भी धारा 119 है उसके तहत अपने सोर्स का मतलब कि अपने रेवेन्यू का जनरेशन कर सकती है, मतलब कि अपने स्वयं की आय का जनरेट कर सकती है या वसूल कर सकती है कर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो दो प्रकार हैं स्रोत मतलब कि आय वसूलने के मतलब कर वसूलने के, वो निम्नवत हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो कौन कौन से दो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है? आपको बताया ना कि गैर कर आय और करारोपण। तो गैर कर आय कौन कौन से हैं? अब गैर कर आय कौन कौन से हैं? देखिए पहला पॉइंट इसमें पंचायत की परिसंपत्ति जैसे वृक्षों की छटाई से प्राप्त लकड़ियां, तालाब में मछली की सालाना नीलामी से, फलदार वृक्षों की फल से, तो ये सब गैर कर आए हैं, ठीक है। ये सबसे अगर मतलब राजस्व का जनरेशन होता है तो ये गैर कर में आएगा। अब देखिए इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा पंचायतों के गैर कर आय स्रोत में आता है, तो आपको चार ऑप्शन देगा, चारों में से इसमें से एक दिया रहेगा, तो आपको उसको टिक लगाना होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। बंजर भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से कोई बाजार या सामुदायिक केंद्र बनवा देना, ठीक है। तो बंजर भूमि में कोई केंद्र या सामुदायिक केंद्र बनवा देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है श्रमदान की आय का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो श्रमदान भी आय का प्रत्यक्ष कर है। मतलब देखिए जैसे मान लिया कि कोई काम कराना है पंचायत को, पंचायत ने बोला कि सभी घर वाले जितने भी ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सभा में जितने घर हैं सब लोग 100 रुपया देंगे। अगर आपके पास 100 रुपया नहीं है तो आप बोलते हैं कि हम 100 रुपया नहीं देंगे लेकिन हम जाके 5 घंटा काम करेंगे, ठीक है। तो वो भी कर के तहत ही माना जाएगा। आपका वो पैसा आप काम किए तो उसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि श्रमदान भी आय का प्रत्यक्ष कर है, मतलब वो भी माना जाएगा कि उसने भी कर दिया है, चाहे वो पैसा नहीं दिया लेकिन वो श्रमदान किया है, ठीक है। मतलब वो कार्य किया है उसको जाके, ठीक है। जैसे अगर स्वच्छता का कार्य होना है ग्राम सभा के अंदर, तो पंचायत ने बोला कि सारे जितने भी घर हैं सबसे 100 रुपया या 200 रुपया लेना है, लेकिन आपने बोला कि हमारे पास 200 रुपया नहीं है, आप बोले कि हम जाके साफ करेंगे, ठीक है, हम खुद साफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रत्यक्ष तौर पे काम कर श्रमदान करके भी प्रत्यक्ष कर दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर, पॉइंट नंबर चौथे में कुछ पंचायतों को वीडियो दिखाना जिन्होंने स्वयं की आय की हो, जैसे सीसीटीवी लगा के। जैसे देखिए क्या है कि सीसीटीवी का, जैसे मान लिया पंचायत ने क्या किया कि सारे ग्राम सभा के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ठीक है। अब सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब किसी की बाइक या कार गायब हो गई या कुछ भी गायब हो गया, तो अगर वीडियो फुटेज दिखाएगी पंचायत तो उसके लिए कुछ सोच सकती है, वो भी कर सकती है, उससे भी आय का जनरेशन कर सकती है वो, क्योंकि उसको स्टोरेज में रखेगी, स्टोरेज रखने में भी उसको खर्चा आएगा, तो कर सकती है इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो गैर करारोपण वाला था, ऊपर तो जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं वो गैर करारोपण से। इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है आपका तीसरा वाला कि श्रमदान भी प्रत्यक्ष कर के तहत आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आपका है कि जो करारोपण से लगा सकती है। देखिए करारोपण से पैसा कैसे इकट्ठा कर सकती है, तो देखिए करारोपण करके थिएटर, चलचित्र, इसी प्रकार प्रेक्षागृह से, मनोरंजन कार्य से अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत सीमा के अंदर आया हो तो कर लगेगा। तो मान ले कि ग्राम पंचायत सीमा के भीतर कोई थिएटर लगा, मतलब थिएटर लगा, चलचित्र मतलब कोई मनोरंजन के साथ सर्कस लग गया या कोई कुछ मेला लग गया जो कि अस्थायी तौर पे हो, मतलब परमानेंट ना हो, तो उससे ग्राम पंचायत कर वसूल सकती है। अब कितना कर वसूलेगी? तो 5 रुपया से अधिक नहीं, ठीक है। तो 5 रुपया से अधिक प्रतिदिन नहीं। अब देखिए ये अधिनियम 1947 का बना हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें पैसा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसको आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कोई थिएटर बनता है, ग्राम सभा के अंदर कोई थिएटर अस्थायी रूप से आ गया, सर्कस आ गया, कोई मनोरंजन का साधन आ गया, कोई मदारी दिखाने आ गया, तो अगर वो अस्थायी रूप से अपना मनोरंजन का साधन दिखा रहा है तो उसके ऊपर ग्राम पंचायत 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उससे ज्यादा का टैक्स नहीं लगा सकती है। ये पंचायती राज नियम 1947 के धारा 37 में वर्णित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत वाहनों एवं पशुओं के रजिस्ट्री पकड़। तो देखिए ग्राम पंचायत के भीतर वाहनों एवं पशुओं की रजिस्ट्री पकड़, मतलब कोई वाहन खरीद के लाए तो उसका भी पंचायत में रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे देखिए ये सब होता नहीं है, लेकिन देखिए ग्राम पंचायत जो 1947 का अधिनियम है उसमें जो लिखा है प्रावधान उसको हम पढ़ लें, क्योंकि देखिए हम लोग का पेपर देना है, अब होता नहीं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर प्रति पशु कर, देखिए एक पशु खरीद के लाए तो 3 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं, प्रति वाहन 6 रुपया प्रति वर्ष से कम नहीं। अब इसको याद करना है कि अगर एक पशु खरीद के लाते हो और उसके ऊपर कितना कर देना पड़ेगा, 3 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं, और एक वाहन तो 6 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है आपको। वो पूछ सकता है कि अगर कोई आप मतलब कि अगर किसी भी पशु का अगर रजिस्ट्रेशन आपने पंचायत में कराया तो आपको कितना कर देना होगा, तो कितना कर देना होगा, प्रतिवर्ष 3 रुपया, और वाहन का 6 रुपया प्रतिवर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी में देखते हैं, बाजारों हाटों अथवा मेलों पर कर। ठीक है, तो बाजार लगेगा, हाट मतलब कि जो सब्जी वब्जी की दुकान लग जाती है उसको हाट बोलते हैं। डेली हाट नहीं लगता तो उसको हाट मतलब कि डेली सब्जी की दुकान लग जाए कहीं, और बाजार तो पता ही है कि सप्ताह में 1-2 दिन लगता है। ठीक है, उस पर क्या लगा सकते, जल शुल्क जहां ग्राम पंचायत द्वारा घर के उपयोग के लिए संभाविता किया जाता हो। जैसे देखिए कि जल शुल्क लगा सकते हैं, जैसे किसी का घर बन रहा है तो अगर पंचायत ने वहां पे घर बनाने के लिए पानी का मतलब कि पानी की उपलब्धता कराई तो उसके एवज में वो कर वसूल सकती है। तो ही डी नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, डी नंबर पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि अगर वो घर बन रहा है उनका, तो आप जाके पंचायत से अनुरोध करेंगे कि हमको पानी चाहिए, तभी तो घर बनाएंगे। तो पंचायत अगर आपको पानी उपलब्ध कराती है तो उसके विरोध में आप उसको कर या टैक्स कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई वाला ऑप्शन जो मतलब कि ई वाला पॉइंट है, सड़कों की साफ सफाई और उस पर रोशनी या प्रकाश लगाने के कर। ठीक है, तो रोशनी या प्रकाश लगाती है तो सोलर मतलब कि कुछ लाइट वाइट लगाती है तो उसमें भी वसूल सकती हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो यह नंबर पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अनुच्छेद 277 के तहत है कि राज्य सरकार द्वारा कोई नया कर बनाकर ग्राम पंचायत पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार चाहे तो कोई नया कर बनाकर राज्य सरकार को दे सकती है, मतलब कि राज्य सरकार चाहे अनुच्छेद 277 के तहत तो कोई एक नया कर बना सकती है और ग्राम पंचायत को दे सकती है कि ये कर हमने लगाया है, आप जो भी इसका पैसा है आप इसको वसूल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किसमें दिया हुआ, संविधान के अनुच्छेद 277 में दिया है, ये अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शुल्क या उपशुल्क या फीस लगाए जाने के लिए विरुद्ध अपील। ठीक है, तो अगर मान ले किसी को शुल्क या उपशुल्क या फीस, जो मान लिया किसी के ऊपर शुल्क लग गया, ग्राम पंचायत ने मनमाने ढंग से किसी के ऊपर शुल्क लगा दिया, तो आप उसकी अपील कहाँ सकते हैं, मतलब उसकी शिकायत कहाँ सकते हैं। अपील मींस शिकायत कहाँ कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, उपशुल्क, फीस के विरुद्ध अपील कहाँ से कर सकते हैं, विहित अधिकारी के पास कर सकते हैं। अब विहित अधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं, तो एडीओ हो सकता है और डीपीआरओ हो सकता है। एडीओ आपको पता है कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि बीडीओ के ऊपर होता है। ठीक है, सहायक विकास अधिकारी या डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के पास आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं कि पंचायत ने मनमाने ढंग से आपके ऊपर कर का अधिरोपण किया है। तो आप कहां कर सकते हैं, एडीओ और या डीपीआरओ के पास, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर या सहायक विकास अधिकारी के पास आप कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं विहित अधिकारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण। अब देखिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण। तो क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण कैसे होता है, तो क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131 के के तहत क्षेत्र पंचायत करारोपण कर सकती है। तो क्या क्या करारोपण करती है, जल कर लगा सकती है। क्षेत्र पंचायत कौन सा कर लगाती है, जल कर लगा सकती है। जिसे पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, तो इसके ऊपर वो कर लगा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि विद्युत के ऊपर कर लगा सकती है। किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य को सार्वजनिक स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था कराना, तो उसके ऊपर कर लगा सकती है। जैसे कोई सार्वजनिक पार्क है या कोई सार्वजनिक मार्ग है तो उसके ऊपर अगर विद्युत का व्यवस्था कराती है क्षेत्र पंचायत, तो उसके ऊपर कर का अधिरोपण कर सकती है। ठीक है,
अब देखिए अनुच्छेद 277 के तहत वो भी दिया हुआ है कि 277 के तहत राज्य सरकार चाहे तो अन्य कर भी अधिरोपित कर सकती है और क्षेत्र पंचायत को दे सकती है कि आपको ये कर दिया गया है, आप इसको वसूलिए और अपने स्वयं के ओन के सोर्स के रूप में उपयोग करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं जिला पंचायत द्वारा कराधान, मतलब जिला पंचायत कैसे कर का अधिरोपण करती है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत वाला था जो ऊपर हमने देखा। तो जिला पंचायत किस नियम के तहत करती है, तो यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम की धारा 119 के तहत जिला पंचायत कर का अधिरोपण करती है या कराधान लगाती है। ठीक है, तो कौन जिला पंचायत कौन कौन सा कर लगा सकती है, तो विभव तथा संपत्ति कर, विभव तथा संपत्ति कर। अब विभव कर क्या है, संपत्ति कर तो पता है आपको कि इतनी संपत्ति है तो उसके ऊपर कर लगा, लेकिन विभव कर क्या है, तो विभव कर आपका है व्यापारी ठेकेदार वर्ग पर लगता है, तो व्यापारी एवं ठेकेदार वर्ग पर लगाया जाता है विभव कर। ठीक है, 20,000 प्रतिवार्षिक पर, अगर 20,000 प्रतिवर्ष पर तो 3%। देखिए अगर मतलब किसी व्यापारी या ठेकेदार की आय अगर 20,000 प्रतिवर्ष से अधिक है तो उस पर 3% विभव कर लगता है। ठीक है, अभी इसमें आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, कि विभव कर हटाया जाए। ठीक है, तो अगर व्यापारी या ठेकेदार 20,000 प्रतिवर्ष से ज्यादा कमाते हैं तो उनको जिला पंचायत को 3% कितना 3% कर देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विभव कर कितना लेना हो, 3% उनको देना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 285। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 285 राज्य विधानमंडल द्वारा आरोपित कर, राज्य विधानमंडल द्वारा आरोपित कर। अब देखिए 277, देखिए ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को मतलब अनुच्छेद 277 के तहत राज्य सरकार चाहे तो कोई भी कर बनाकर और ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत को दे सकती है कि आप इसको वसूलिए और अपने स्वयं के राजस्व को बढ़ाइए। लेकिन अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो अनुच्छेद 285 के तहत विधानमंडल चाहे तो कोई अन्य कर को अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट नीचे दिया हुआ है, इसको पॉइंट को देख लेते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है किसी कर के दोष को दूर करना एवं किसी कर को समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ठीक है, तो अगर किसी कर को समाप्त करना है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत में, तो उसको कौन समाप्त करता है, धारा 132 के तहत, पंचायती राज अधिनियम के 1947 की धारा 132 के तहत वो कौन समाप्त करेगा, तो वो राज्य सरकार समाप्त करेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका वित्तीय प्रबंधन से संबंधित जो भी आपका तीसरा टॉपिक था बीपीओ के सिलेबस में, उसको हमने अच्छे से 5 क्लासेस में खत्म किया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या पढ़ना है उसको हम देखेंगे और आपको जब वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं और वहां पे हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ये जो पंचायती राज की सीरीज चल रही है इसका लगभग 12-14 वीडियो बन चुके हैं हमारे चैनल पे, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको नोट्स भी बना सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बताया हुआ कि क्या क्या रहेगा शामिल, उसके बाद हमने जो भी हम पंचायती राज पढ़ा रहे हैं इसको हम अब इसका पीडीएफ हम वहां पे उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ यूपीजी के और कंप्यूटर का भी नोट्स के पीडीएफ वहां पे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ साथ एग्जाम जब करीब होगा, एग्जाम से पहले वहां पे मॉक टेस्ट, अच्छे मॉक टेस्ट जो भी बढ़िया इंस्टीट्यूट के होंगे वो आपको बीपीओ के एग्जाम के वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तो अभी यही यहाँ पे आपका ये पंचायती राज्यों का वित्तीय प्रबंधन वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।